नमस्कार। फसल सलाह की ये आज की चर्चा बहुत ख़ास है क्योंकि हम सोयाबीन के बारे में बात करने वाले हैं। खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कुछ लोग करने वाले हैं क्योंकि मानसून आ गया है तो अब बुआई का समय है और सोयाबीन उनमें एक बहुत ख़ास फसल है जो हमारे देश में उगाई जाती है और इसकी इसकी बहुत महत्ता है हमारे देश में। तो किसान कैसे इस फसल से बेहतर पैदावार ले सकते हैं, इसके लिए वैसे तो फसल सलाह ऐप पर समय-समय पर जानकारी दी जाती है, लेकिन क्योंकि अभी बुआई का समय है, तो हमने सोचा कि हम कुछ और स्पेशल अपने किसान भाइयों-बहनों के लिए करें। तो हमारे साथ उनको सलाह देने के लिए बहुत बहुत विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, देश के जाने-माने साइंटिस्ट हैं और और महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे साथ। तो मैं सबका इंट्रोडक्शन एक बार करती हूँ। हमारे साथ हैं श्री डी.एन. पाठक, जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सोयाबीन ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, वो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सोयाबीन विकास अनुसंधान में और हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, वो भी कृषि वैज्ञानिक हैं आईसीएआर, आईआईएसआर में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके सिंह, वो फसल सलाह ऐप के फाउंडर डायरेक्टर हैं। फसल सलाह ऐप उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है जो कि किसानों की मदद करता है और कितनी तरह से करता है ये हम अपने इस प्रोग्राम में बताएँगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ श्री डी.एन. पाठक जी से। मेरा उन्हीं से सवाल है कि इस साल सोयाबीन को लेकर क्या अनुमान है? कैसा रहने वाला है? कैसी डिमांड रहने वाली है? प्लीज़ आप बताइए। देखिए सोयाबीन के दाम पिछले 2 सालों से किसान को बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इनफैक्ट एमएसपी से एक बार तो डबल तक भाव किसान को मिले हैं। तो इस बार मेरा ऐसा मानना है कि किसान इस बार भी सोयाबीन में पिछले साल से ज़्यादा सोइंग करेगा, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट ऑफ जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी है। पिछले साल करीब 119 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई हुई थी। इस साल मेरा अनुमान है करीब 5% ज़्यादा रहेगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर। अगर मौसम ठीक रहा और मौसम की चाल ठीक रही, समय पे बारिश हुई, समय पे बुवाई मिली, तो करीब 5% एरिया एरिया बढ़ने की मुझे इस बार उम्मीद है। जो हमारी डिमांड सप्लाई सिचुएशन है उसके हिसाब से सोयाबीन के किसान को पैसा अच्छा मिलता रहेगा। कोई संशय की बात उसमें नहीं है। तो इससे अगला सवाल बनता है डॉक्टर वीके सिंह से। जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि मौसम कैसा रहता है, तो क्या है मौसम का पूर्वानुमान? इस पर आप कुछ रोशनी डालिए डॉक्टर वीके सिंह। अभी तक जो प्रेडिक्शंस आए हैं, जो इंडिया में डिपार्टमेंट ने दिया है, हमारी सिस्टर कंपनी स्काईमेट में दिया है, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म एवरेज में 108% ज़्यादा बारिश बता रहे हैं। तो मौसम इस बार अच्छा रहेगा, खास करके जहाँ सोयाबीन ग्रोइंग एरियाज हैं, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, इन सब इलाकों में बारिश की संभावना, मतलब कि मौसम अनुकूल रहेगा जो सोयाबीन के लिए। हालांकि ऐसा संभावित है कि मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा अगस्त सितंबर में। वो लेकिन इन इलाकों के लिए वो लागू, मालवा रीजन में ऐसा नहीं होने वाला है जैसा हम लोग का अनुमान है, पूर्वानुमान है। और पूर्वानुमान तो पूर्वानुमान ही होता है, गलत भी हो सकते हैं हम लोग। इतना अभी नेचर के ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन हम बहुत ही इस मामले में व्यक्तिगत रूप से मैं कन्विंस्ड हूँ कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास करके सोयाबीन, पाठक साहब, हम और आप बहुत एसोसिएटेड रहे हैं इस क्रॉप से बहुत लंबे अरसे से। और हमारी ये मैंने ये बीड़ा उठाया है कि हम किसानों तक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो उनको पहुँचे, किस तरह कल्टीवेट करें। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, आईसीआर के, केवी के हैं और कई चीज़ें हैं जो करती है, लेकिन हमने सोचा कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है किसानों के प्रति। हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसका इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने एक एक्चुअली पहले हम लोग खाली वेदर फोरकास्ट देते थे, फिर बाद में कुछ हम लोग साइंटिस्ट जो पूसा इंस्टीट्यूट से, जो मेरे कलीग्स थे, हम लोगों ने 4-5 साल मेहनत करके पूरी क्रॉप कैलेंडर, पूरी क्रॉप
फिजियोलॉजी को वेदर डेटा से इंटीग्रेट किया और उस हिसाब से फार्मर की लोकेशन में क्या वेदर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ सोइंग हम सब इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी पुरानी हो सकती है, उसके लिए डॉक्टर संजय गुप्ता साहब हैं और डॉक्टर वर्मा साहब हैं, वो हमको बताएंगे अभी लेटेस्ट वैरायटीज़ कौन सी है। तो हम लोग किसानों के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को के साथ जुड़ें और आपके माध्यम से और आपकी जो जो विशेष जो आपकी जानकारी है, जो लेटेस्ट है अभी, जो आप किसानों तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम अपने व्यक्तिगत रूप से फसल सलाह ऐप के थ्रू पहुंचाएंगे। तो पाठक साहब कुछ पहले बोल रहे थे, उसको अभी रिपीट कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। वो हम आगे अब करवाएंगे, लेकिन मुझे अभी एक्चुअली थोड़ा सा एक सवाल, आपने जिस तरह से कहा डॉक्टर बीके सिंह कि जिन वेराइटीज की हम बात कर रहे हैं कि अभी कौन सा अभी क्योंकि बुआई का सीजन है, तो अभी क्योंकि एक सवाल हमारे पास हमारे ऐप के जरिए फसल सलाह ऐप पर, क्योंकि हम किसानों से सवाल भी मंगाते हैं, इंटरैक्टिव मीडियम है फसल सलाह, तो किसानों के जो सवाल होते हैं उनकी फसल से जुड़े, वो हम उनके जवाब भी हम देते हैं। तो एक सवाल अभी सोयाबीन से जुड़ा ही आया है और डॉक्टर संजय गुप्ता के लिए है वो सवाल कि कौन सी वैरायटी वो चुने। तो हाँ सर, बताओ कुछ कहना चाहते हो? हेलो जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। संजय, इनका सवाल ये है कि किसान मैं कौन समझ सी गया, वैरायटी चुने। मैं समझ तो गया। वो इसका एक जवाब नहीं हो सकता संजय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम वैरायटी के बारे में जानने से पहले ये समझ लें कि सोयाबीन की जो फसल है, उसकी एक वैरायटी पूरे भारतवर्ष के लिए लागू नहीं होती है। तो हम लोगों ने अपने पूरे भारतवर्ष को 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। ये 6 भाग है नॉर्दर्न हिल जोन, जहाँ पर कि हमारा पालमपुर और पालमपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये आते हैं। उसके बाद में आता है नॉर्दर्न प्लेन जोन, जहाँ पर कि हमारे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, लुधियाना हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए। फिर हमारा तीसरा आता है ईस्टर्न जोन, जहाँ पर कि हमारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये वाले क्षेत्र आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल जोन में हमारे जितने भी ये नॉर्थ ईस्टर्न के जोन्स हैं, जैसे कि मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये आते हैं। चौथा जहाँ पर कि हम लोग हैं, पांचवा सेंट्रल जोन, यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। और यहाँ पर अपना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। और लास्ट में हमारा है सदर्न जोन, जहाँ पर कि दक्षिण के आते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक किसान हमसे ये पूछे कि कौन सी वैरायटी करें, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किसान कहाँ के लिए वैरायटी चाहता है। और मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आपको हम लोग ये कार्यक्रम मुख्यतः फसल सलाह सोयाबीन के एरिया में कर रहे हैं, तो शायद ये फार्मर जो है हमारे सेंट्रल जोन के ही होंगे, मध्य प्रदेश या आसपास के होंगे। तो अब दूसरी बात ये आती है कि हमको ये देखना पड़ता है कि वो जो फार्मर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो लंबे ड्यूरेशन की वैरायटी ले सकते हैं, क्या वो छोटे ड्यूरेशन की लेंगे, क्या वो मध्यम ड्यूरेशन की लेंगे। और आपको बताते हुए खुशी है कि हमने पिछले 6 सालों में लगभग 25 नई वैरायटी सोयाबीन की निकाली हुई है। तो इसमें हमको फार्मर को ये देखते हुए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताना होता है। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर संजय गुप्ता। देखिए, हम जब सोयाबीन की बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश, और मैंने बताया मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, जिसको मालवा रीजन के हिसाब से शायद जानते हैं, वहाँ होता है। और हम चाहेंगे कि जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में है उनको किसानों को बताएं अभी कि अब लॉन्ग ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो किसानों को लॉन्ग ड्यूरेशन हम क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, ये बताना जरूरी होगा।
किसानों की ज़रूरत जो मैं समझता हूँ एज ए फार्मर, माई सेल्फ ए फार्मर, कि हमको साहब मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। और मेरी खेत मान लो कि मैं देवास में हूँ या मैं इंदौर में हूँ या मैं राजनांदगांव में हूँ, उस हिसाब से मेरी जो ज़मीन है वो भी आपको मालूम है कि किस तरह की मिट्टी है। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कौन सी वैरायटी रिकमेंड करेंगे आप? वैसे तो सोयाबीन कहीं भी उगाया जा सकता है, आपने बताया नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा, लेकिन ये सभी स्टेट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेरे हिसाब से पाठक साहब ज़्यादा जानते होंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। तो उसके बारे में अभी मैं उतना समय उसमें नहीं डिवोट करूंगा, लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है उसमें कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करते हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए, उनको देनी चाहिए अभी? पाठक यहाँ साहब, पर पाठक साहब आप म्यूट हैं। बिफोर संजय कम्स इन, मैं एक किसानों से जनरल बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ा ऑमनिबस क्वेश्चन है कि कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, जैसे संजय ने अभी बताया, मैं उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, इसका जवाब देना संभव नहीं है। ISR ने, ICR की सिस्टम ने करीब 130-140 वैरायटी निकाली हुई है। उनमें से करीब 35-40 वैरायटी अभी भी वोग में है, मतलब वो चलन में है। उसमें से करीब 10-12 वैरायटी ऐसी हैं जो करीब 90% क्रॉप को कवर करती हैं। किसान की जरूरत क्या है, ये उन्होंने सही बोला बिल्कुल, कि अगर किसी किसान को, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में लोग सोयाबीन के बाद आलू करना चाहते हैं, फिर वो गेहूं बोते हैं, तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन 90 दिन की वैरायटी चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है, तो उसको 100 दिन की, 105 दिन की वैरायटी ज्यादा सूट करती है। तो ये वैरायटी कौन सी सूट करती है, उसके हिसाब से वेरियस वैरायटीज जगह जगह के लिए अवेलेबल हैं। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है वो महाराष्ट्र में भी चलेगी, मध्य प्रदेश में भी चलेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी अगर किसी किसान के, अच्छा इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके यहाँ सिंचाई है कि नहीं है, बारिश कैसी होती है, या उसका प्लानिंग क्या है। तो जो मैनुअल है इनका ISR का, डॉक्टर संजय गुप्ता का, उसमें सभी वैरायटीज के लिस्टेड नाम दिए गए हैं, उसकी उपज कितनी है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो सब उसमें दिया गया है। मुझे लगता है किसान भाइयों को ये सलाह देनी चाहिए, और बल्कि मैं दे रहा हूं अभी, कि आप जरूर उस कागज को देखें, पढ़ें। वो हिंदी में अवेलेबल है, ISR की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ISR वैसे भी वो जो कागज है, वो जो एडवाइजरी है, वो बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी किसानों को बांटती है, बड़े अच्छे तरीके से बांटती है। उनका YouTube चैनल है, उसमें देख सकते हैं, और उस पर ध्यान दें कि हमको कौन सी वैरायटी बोनी है। आप संजय मेरे ख्याल टेक्निकली बता सकते हैं, एक जनरल जो मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू पाठक सर, आपने मेरी बात को इलाबोरेट किया। अब मैं आपको वैरायटीज, जो 3 तरह की वैरायटीज हैं, एक जल्दी पकने वाली वैरायटी, एक मध्यम ड्यूरेशन में पकने वाली और एक लेट ड्यूरेशन में पकने वाली, उनके नाम मैं बताता हूँ। तो सबसे ज्यादा चीज है कि अभी भी आप गांव में जाइए, किसी किसान से पूछिए कि आप क्या ग्रो करते हो। JS 9560, JS 9560 2007 में रिलीज हुई थी, और आज ये लगभग सभी प्रकार के रोगों से ग्रसित हो चुकी है। फार्मर्स को हम सलाह कर देते हैं कि इसको छोड़ दें। अब फार्मर पूछता है कि हम क्या ग्रो करें, तो सबसे दुख भरी बात ये होती है कि फार्मर को नई वैरायटी के आज तक नाम नहीं पता है। हम लोग यहाँ पर अपने 8-8, 10-10 साल की मेहनत करके नई वैरायटीज निकाल देते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसमें उन लोगों को नाम तक नहीं पता होते हैं। मैं बताता हूँ कि JS 9560 के बाद में एक JS 2034 वैरायटी आई, जो 2014 में आई, जो कि वो भी अभी पुरानी हो रही है, लेकिन उसमें खासियत क्या है कि वो वैरायटी 88 दिन में मैच्योर हो जाएगी, बहुत अच्छी ईल्ड देगी, लगभग 19 क्विंटल 20 क्विंटल की ईल्ड देगी। लेकिन उसकी बुराई क्या है कि उसको आपको हाथ से हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी हाइट नहीं आएगी। दूसरी वैरायटी उसके बाद में जो अपने लोगों की आई, वो इसी साल आई है, NRC 152। NRC 152 की हाइट भी अच्छी है, और इसमें खासियत है कि इसमें लिपोक्सिजीनेज 2 नहीं है, जिससे कि जब आप इसका दूध बनाएंगे तो उसमें बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें KTI भी नहीं है। KTI क्या होता है कि जब हम सोयाबीन को ऐसे ही खाते हैं और लगातार काफी सालों तक खाएंगे, तो हमारी आंतों में जो लिवर है उसको नुकसान हो सकता है। तो 152 जो अपनी वैरायटी आई है, उसका यील्ड जो है वो लगभग 18 क्विंटल आएगी, और वो 89 डेज में पक जाएगी। हाइट बहुत अच्छी है,
सीड साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, लेकिन इसकी अभी नोटिफिकेशन होना है, अभी हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। तीसरी वैरायटी ये मध्यम जो अर्ली थी, ये अभी अर्ली में अपने पास यही है। अर्ली के बाद में अगर मैं मध्यम ड्यूरेशन की वैरायटीज बताऊं, तो मध्यम ड्यूरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं जिन वैरायटीज की मेच्योरिटी जो है वो 90 दिन से ज्यादा जा रही है। तो उसमें अपने पास में अभी 3 वैरायटीज हैं। एक है NRC 138। NRC 138 एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसमें कि बायएमबी रेजिस्टेंस है, और इसकी यील्ड जो है लगभग 17 क्विंटल के लगभग आएगी। ये 93 डेज में मैच्योर होगी और फार्मर्स इसको ग्रो कर रहे हैं। दूसरी वैरायटी है NRC 130। NRC 130 का सीड बहुत बड़ा है, ये लगभग 13 से 14 ग्राम 100 दानों का इसका वजन होता है, और 92 दिन के लगभग ये पक जाएगी, और एक बहुत अच्छी वैरायटी है। अपने मालवा क्षेत्र में तो ये 85 से 90 दिन में पक रही है, कुछ और क्षेत्रों में ये 92-93 दिन में पकेगी। और जो तीसरी वैरायटी मैं बताऊंगा वो है अपनी NRC 150, जो इसी साल आइडेंटिफाई हुई है, जिसका कि अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। तो ये जो NRC 150 है, ये अपनी 91-92 दिन में पकेगी, और इसमें भी LOX2 नहीं है। LOX2 नहीं होने से इसके दूध में आपको हीट बहुत कम आएगी। अब तीसरे जो अपना क्लासिफिकेशन है, उसमें जो अपनी वैरायटीज आएंगी, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, लगभग सारी वैरायटीज जो आती हैं वो अपने तीसरे दर्जे में आती हैं, यानी कि लेट ड्यूरेशन वैरायटी। और ये एडवाइजेबल होता है कि फार्मर्स के पास में अगर इरिगेशन है तो वो लेट ड्यूरेशन वैरायटीज पे जाए। अर्ली ड्यूरेशन में क्या होता है कि इन वैरायटीज में रोगों से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता नहीं होती। बीच में अगर मान लीजिए कि सूखा आ गया, तो वैरायटीज क्या है कि बहुत जल्दी से रिप्रोडक्टिव पीरियड में इंटर कर चुकी हैं, उनके पास में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है, उनका रूट सिस्टम बहुत डीप नहीं गया हुआ होता है। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उसमें फार्मर्स को काफी हद तक कुछ ना कुछ मिलने के चांस होते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी सजेस्टेड होती है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज में बहुत सी वैरायटी है, लेकिन जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो नंबर 1 आती है JS 2069। आप क्योंकि ये वैसे तो ये 3-4 साल पुरानी हो गई, लेकिन 2069 में चारकोल रॉट के लिए रेजिस्टेंस है, 22 क्विंटल के लगभग यील्ड देगी, और सभी परिस्थितियों में हम लोगों ने अपने यहाँ पर देखा है कि इसकी बहुत अच्छी यील्ड आती है। दूसरी वैरायटी मेरे लिए आती है RSC 1046, तीसरी आती है RSC 1052, और एक वैरायटी आती है हमारी एक वैरायटी अपनी आती है ये NRC 142। NRC 142 भी डबल नल है, KTI फ्री है और LOX2 फ्री है, और इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल 96-97 दिन में ही पकेगी, और बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, 26-27 वैरायटीज हैं जिनको यहाँ पे समराइज करना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि जैसा पाठक सर ने बताया कि हमसे वो लेके आप अपने उस पर ट्रस्टों को सप्लाई कर सकते हैं। संजय जी एक सजेशन किसानों के लिए है। किसान भाइयों को मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर आपका जमीन 2-4 हेक्टेयर थोड़ी ज्यादा है तो एक कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कब होगी, कितनी होगी, देखिए वेदर वालों से मेरा बड़ा झगड़ा रहता है, सिंह साहब से भी साथ में। ये कहते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज 108% है, अब शर्मिष्ठा समझेगी कि बारिश ज्यादा होने वाली है, या लॉन्ग टर्म एवरेज 95% तो सूखा पड़ने वाला है। मेरी सोयाबीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 95% है 108 है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर चाहिए। अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई या टाइम पे ज्यादा हो गई, अगर सितंबर में जब फ्लावरिंग हो रही है, पॉट फिलिंग हो रही है, उसमें बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन सूख जाएगी। अगर उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो सोयाबीन मर जाएगी। तो मुझे तो 100% हो तो भी काम चलेगा, 95 से भी काम चलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इवन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि बारिश कब ज्यादा होगी। चाहे सिंह साहब कुछ भी कहें और IMD, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि बारिश असल में उतनी होगी, कम हो ज्यादा होगी। तो अगर किसान एक वैरायटी 100 ड्यूरेशन वाली ले ले, अपने खेत में लगाए, एक दूसरे खेत में मिडिल ड्यूरेशन वाली लगा दे, और तीसरे में ये 100 दिन वाली लगा दे। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो एक मरेगी, दूसरी वैरायटी जरूर जिंदा रहेगी, और अगर बारिश बिल्कुल ठीक रही तो तीनों के तीनों खेत में खूब बढ़िया सोयाबीन पैदा हो।
तो इस पे जरा किसान भाइयों को चाहिए इस पे ध्यान दें कि एक ही वैरायटी के पीछे नहीं पड़े रहे। दूसरे, वैरायटी चेंज करने से आई थिंक साइंटिस्ट लोग ज्यादा जानते हैं, और सिंह साहब तो खुद एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाले हैं। वैरायटी चेंज करने से सॉइल को भी कुछ फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वैराइटल चेंज भी, रोटेशन भी करते रहना चाहिए। ऐसी मेरी सलाह है किसानों को। इस पर मैं डॉक्टर राकेश वर्मा से कुछ सलाह लेना चाहूँगी अपने किसानों के लिए, कि जब ये बुआई करते हैं और कौन सी वैरायटी जब वो चुनते हैं कि हमें ये वैरायटी चुननी है तो अगली वैरायटी, तो इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? डॉक्टर राकेश वर्मा, आप प्लीज बताएं। जी, सोयाबीन में जनरली जब भी किसी प्रकार की किस्मों का चयन करते हैं, उसमें जो कल्चरल प्रैक्टिस के जो सबसे क्रियाएं हैं वो लगभग सेम रहती हैं। जैसे समय पे बुआई करना है, बीजोपचार करना है, खाद उर्वरक की मात्रा है, खरपतवार प्रबंधन है, ये सारी सिमिलर रहती हैं। जैसे पाठक सर ने बताया कि एक जो ये केफीकेट अप्रोच है, ये क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बहुत बढ़िया पद्धति है। इसके अंदर खेती के अंदर और सोयाबीन के उत्पादन में टिकाऊपन लाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति है। इसके अंदर 3 से 4 किस्में हैं अलग अलग अवधि की, जो मध्यम अवधि में, कम अवधि में और लंबी अवधि में पकने वाली है, उनका चयन करके और थोड़े एरिया में लगाए। इसमें जो एक तो बारिश कम ज्यादा होती है, उसमें भी उत्पादन बना रहता है, टिकाऊपन आता है। एक ये फायदा, तो इसके साथ में 2-3 फायदे और है। वो क्या फायदे हैं कि किसी किस्म है वो किसी बीमारी के लिए प्रतिरोधी होती है, कोई किस्म किसी कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। तो मान लीजिए किसी किस्म में बीमारी आ गई या कीट आ गया, उससे नुकसान हो गया, तो दूसरी जो किस्म है आपको उससे उत्पादन मिल जाएगा। तो ये भी एक फायदा रहता है। और इसके साथ जब भी सिलेक्शन करते हैं किस्मों का, तो वो जो सर ने बताया, गुप्ता सर ने, कि किसान क्या आलू लगाता है, गेहूं लगाता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही बारिश होती है, मानसून की पहली बारिश होती है और खेत तैयार होता है, खेत मतलब मिट्टी है वो मॉइस्चर जो नमी की प्रतिशत है उसमें बुआई के लिए सुटेबल रहती है। उस समय सोयाबीन की बुआई कर रही थी, क्योंकि बुआई में भी जैसे मान लीजिए किसी खेत में बुआई सुबह किया है और किसी ने शाम को किया, उसमें भी फर्क आता है। तो इवन 2 घंटे बाद बुआई में भी फर्क आता है। तो जैसे ही समय मिलता है और नमी की मात्रा है वो खेत के अंदर अच्छी होती है, बुआई कर रही थी। बुआई करते समय खाद का इस्तेमाल है वो सोयाबीन में वो बुआई के टाइम ही किया जाता है। बीच में खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे सेंट्रल जोन है, ये मध्य भाग है, इसमें सोयाबीन के लिए जो खाद की उर्वरक की मात्रा है वो 25 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटेशियम और 20 किलो सल्फर वो अनुशंसित है। साथ में 5 से 10 टन गोबर की खाद है वो किसान भाइयों को 4 से 5 साल में या 3-4 साल में जैसी उपलब्धता होती है उसको डालना चाहिए। उससे क्या है, कार्बन बना रहता है और उपजाऊपन मिट्टी का बना रहता है। तो खाद की मात्रा है वो बुआई के टाइम में सोयाबीन में डाल दें, बाद में डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो दूसरी सीरियल क्रॉप है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, उसमें नाइट्रोजन की 10% की मात्रा बाद में डालते हैं, सोयाबीन में नहीं डालते हैं। वो सल्फर तत्व है वो आवश्यक रूप से डालें। सोयाबीन में जो सोयाबीन की उत्पादकता और सोयाबीन की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। तो खाद की मात्रा डाल दें बुआई के टाइम। और एक जो खरपतवार प्रबंधन के लिए है, वो भी दवाई है वो बुआई के टाइम भी डाली जा सकती है। वो अलग अलग टाइप के हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए 3 तरह की दवाई आती है। एक तो जो प्री इमरजेंस है, बुआई के बाद में और सोयाबीन उगने से पहले डाली जाती है। दूसरी तरह की जो सोयाबीन उगने के बाद डाली जाती है, और कुछ दवाइयाँ हैं जो 15 से 20 दिन बाद डाली जाती हैं। तो यदि किसान भाई बुआई से पहले जो खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पीपीआई बोला जाता है उनको, उनका इस्तेमाल है 1 से 3 दिन पहले बुआई से पहले कर सकते हैं। तो उससे भी काफी हद तक उसमें एक पेंडी प्लस इमेजिटाफायर आती है, वो 3 लीटर पर हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें काफी हद तक जांच के दोनों तरह के थोड़ी पत्ती वाले और तीसरी पत्ती वाले खरपतवारों से बचा जा सकता है। यदि वो नहीं कर पाए तो बुआई के बाद में वो सोयाबीन उगने से पहले दवाइयाँ आती हैं कुछ, उनको डाला जा सकता है। उसमें मुख्यतः डाइक्लोरसिलन वो बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है। उसका सोयाबीन की जैसी बुआई होती है, बुआई के तुरंत बाद उसको डाल दें, सोयाबीन उगने से पहले लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ही। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो लगभग आप फसल को 25 से 30 दिन तक खरपतवार मुक्त रखता है। और सोयाबीन की फसल में क्या होता है कि शुरू का जो 40 से 45 दिन का जो समय होता है वो कंपटीशन में रहता है। वो जो समय है वो खरपतवार फ्री होना चाहिए, वो उत्पादन पर बहुत प्रभाव डालता है। और
लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जैसे बारिश हो रही है, बुआई भी कर दी, बुआई के तुरंत बाद बारिश हो गई और प्री इमरजेंसी जो खरपतवारनाशक है, जो घास मारने की दवाई है, वो किसान नहीं डाल पाते हैं, तो उसके बाद में एक दवाई आती है, जो 15 से 20 दिन बाद डाली जा सकती है। उसको पोस्ट इमरजेंसी बोलते हैं। तो उसमें भी प्रोपेक्विटा को पाती है दवाई, जिनके सकड़ी पत्ती वाले घास है, तो उसको डाला जा सकता है। इमेजिका फायर आती है, वो डाला जा सकता है। कुछ हर्बिसाइड के मिक्सर आते हैं, पेडी प्लस इमेजिका फायर प्लस इमेजा मोक्स करके आती है, तो उनका इस्तेमाल 15 से 20 दिन किया जा सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि फसल है वो 25 से 30 दिन की हो जाती है, लेकिन किसान भाई उसके बाद भी हेर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। सोयाबीन में 25 से 30 दिन के बाद में जो खरपतवारनाशक दवाई है वो की अच्छी नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही आपकी पत्ती है वो जो खरपतवार की लीफ है वो 5 या 6 पत्तियां निकल आई, तो उसके बाद में मरना मुश्किल होता है। लगभग 3-4 पत्तियां रहने तक ही मरते हैं। तो जो खरपतवार जितने भी खरपतवारनाशक है वो अनुशंसित है 20 दिन के। उसके बाद में उनका डालने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उतना और इसके अलावा यदि हाथ से खरपतवार निकालना चाहते हैं किसान भाई, तो 20 और 40 दिन पे 2 बार हाथ से निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं और 20-25 दिन पे डोरा चला सकते हैं। इस तरह से वो घास है, घास का जो खरपतवार प्रबंधन है वो सोयाबीन की फसल में किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने उर्वरक के लिए बताया, उर्वरक में भी कभी-कभी ये चीज आती है कि जैसे किसान भाई डीएपी डाल देते हैं, उसके साथ में फिर एसएसपी भी डालते हैं। अब डीएपी में फॉस्फोरस ऑलरेडी है और एसएसपी अलग से डालते हैं, तो उससे खर्चा बढ़ जाता है और उससे क्योंकि वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी एक खाद से हो जाती है, वो अननेसेसरी खर्चा होता है और उसका यूज भी नहीं होता, वो जमीन में ऐसे ही रहता है। तो इसलिए मैं ये अनुसूचित करूंगा कि यदि डीएपी डाल रहे हैं तो 140 किलो डीएपी पर हेक्टेयर डालें और उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें 65-70 किलो। एसएसपी और यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। यदि ये नहीं मिल रहा है बाजार में, तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है 12-32-16, वो 200 किलो एक हेक्टेयर में डाल दें और उसके साथ में सल्फर डाल दें। फिर ना यूरिया डालने की जरूरत है, ना डीएपी डालने की जरूरत है और ना ही म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने की जरूरत है। यदि ये भी उपलब्ध नहीं है और यूरिया ही डालना है, तो 55 से 60 किलो यूरिया और 400 केजी के आसपास सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस 65 से 70 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो तीनों फर्टिलाइजर उपलब्ध है, तो ये तीनों डाला जा सकता है, इनसे पूर्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि वो एक ही सोर्स से डालें। जब 12-32-16 डाल दें तो दूसरे का जरूरत नहीं है। और एक इसमें उर्वरक से संबंधित एक बात और है कि किसान भाइयों को अपनी जमीन की जो मृदा का परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए कि उनकी जो जमीन है, जो सोइल है, उसमें डिफिशियंसी किसकी है, कौन से तत्व की कमी है, जैसे कुछ सूक्ष्म तत्व है, उनकी यदि कमी है तो उनकी जांच करवा के उनको भी डाला जाना चाहिए। और अब इरिगेशन जो बारिश की जो बुआई का है, बुआई के लिए मैं पद्धति सजेस्ट करूंगा कि यदि किसान भाइयों के पास बीबीएफ रोड बैट्रो मशीन है, तो बीबीएफ से बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बीबीएफ पद्धति से यदि बुआई करते हैं तो उसमें दोनों साइड में नालियां बनती हैं और ऊपर उसके 4 से 5 लाइनें आती हैं। तो वो नालियां जो काम क्या करती है कि जैसे ही ज्यादा बारिश होती है तो पहले बेड पे पानी रहता है, और ज्यादा बारिश होती है तो पानी नाली में आ जाता है, और फिर और तेज बारिश होती है तो नाली से बाहर निकल जाता है। तो आपका जो ज्यादा पानी भरने की समस्या उससे भी बचा जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि नालियों से पानी बहकर बाहर निकल जाता है। कम बारिश में क्या होता है कि जो बेड पे मॉइस्चर की जो नमी की प्रतिशत है वो समतल बुआई की खेती से उसमें ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे रोड बैट्रो मशीन से लगभग 25 से 30%। तो मान लीजिए समतल खेत में बुआई की हुई है, किसी फिजूल से बुआई की हुई है, वहां पे जो फसल है वो 10-15 दिन पहले मुरझा जाएगी। बीबीएफ से पद्धति में बुआई की हुई वो फसल है वो नहीं मुरझाएगी। तो इसलिए वो दोनों कंडीशन में, ज्यादा बारिश के समय में और सूखे की स्थिति में, दोनों में ही वो पद्धति है बहुत लाभदायक है और एक सोयाबीन के उत्पादन में टिकाऊपन लाती है। और यदि इस पद्धति से किसान भाई बुआई करते हैं तो उनको बखर भी चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे खरीफ की सीजन में क्या है, किसी भी बीबीएफ से बुआई कर दो, कोई बखर चलाने की जरूरत नहीं है। आप उससे क्या होगा कि यदि 2 या 3 बार बखर चलाने का जो खर्चा है उससे बचा जा सकता है। ट्रैक्टर में डीजल का वह एनर्जी जितनी हुई, ह्यूमन की एनर्जी कंजप्शन हुई, उससे बचा जा सकता है। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हुआ उससे बचा जा सकता है। और जो रेजिड्यू जो रबी की फसल का जो गेहूं का या किसी का भी जो भूसा हाथ से फ्राई किया हो उसको किसान भाई जला देते हैं या उसको निकाल देते हैं, उसको निकालने की जरूरत है, उसके अंदर भी सीधी इस मशीन से बुआई हो जाती है।
तो उससे मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है, और वो रेजिड्यू है वो यदि बचा है निकला है तो उसको एज ए मल्च उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है पलवार के रूप में, तो उससे भी फायदा होता है। और दूसरा रबी में भी इस मशीन से है वो गेहूं की और दूसरी जो फसल है जैसे चना है मक्का की बुआई की जा सकती है, उसमें भी जरूरत नहीं है। तो इस पद्धति का दोनों कंडीशन में, सूखे की स्थिति में और ज्यादा बारिश की स्थिति में, दोनों में इसका फायदा है। जी, मैं इस पे सवाल करूँगी डॉक्टर पाठक से कि इतनी सारी सलाह हमारे जो कृषि संस्थान हैं, सरकार की तरफ से इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी तरह का अनुसंधान हो रहा है, नई-नई किस्मों का विकास हो रहा है और कैसे मतलब कम से बेहतर बेहतर फसल ली जाए, कम से कम लागत में, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है पाठक साहब कि किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है? क्या वो उस तरह से खेती कर पाते हैं? Sorry, thank you for promoting me to doctorate. एक्चुअली हम लोग बेसिक्स पे रहेंगे, मैं तो कम से कम बेसिक्स पे बात करूंगा। वर्मा जी ने बहुत अच्छी टेक्निकल एडवाइस दी है, संजय जी टेक्निकल आदमी है, मैं क्योंकि लेमैन हूँ तो मैं कुछ बड़ी लेमैन वाली एडवाइस देना चाहता हूँ किसानों को। जैसे आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि भाई इलाजुल गुरबा बोलते हैं कि घर में खांसी है तो काढ़ा पी लेना शहद वाला। एक्चुअली सारी एक्सरसाइज हमारी इसलिए है कि किसानों की ईल्ड कैसे बढ़े। हमारी एवरेज जो ईल्ड है अभी वो 1 टन से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, करीब 1100 किलो है, कभी 1200 है, कभी 900 है, कभी 800 है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं किसान के यहाँ जाके हम करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च करते हैं, इनके तत्वावधान में हम करते हैं, वहां पे 2 टन की ईल्ड आती है। तो अगर उसी मौसम में उसी तरह के खेत में 2 टन की ईल्ड आ सकती है तो एवरेज 1 टन क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब सिवाय इसके कुछ नजर नहीं आता कि ऐसा कुछ है जो किसान नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ है जो वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, आई थिंक उन पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। मुझे ऐसा लगता है 3 साल में बड़े आसानी से ये जो 1000 किलो है इसको 1500 किलो किया जा सकता है। कुछ थोड़ी छोटी चीजें कुछ किसान को करनी है, कुछ हमको करनी है, कुछ सरकार को करनी है, कुछ हम सब लोग मिलकर करेंगे, सिंह साहब कुछ करेंगे, तो कुछ ऐसा आराम से हो सकता है। मैं 2-3 बड़ी मुद्दे की मोटी बात जो मुझे अभी दिमाग में आए मैंने लिखी है। किसान, मेरा पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूं मैं कि किसान सीड ट्रीटमेंट नहीं करता है, उसको जरूर करना चाहिए। बाई लॉ मतलब कानूनन हर सीड के बैग में एक सीड ट्रीटमेंट फंगिसाइड का होना जरूरी होता है। हम डालते हैं, थायरम डालते हैं या कोई दूसरा फंगिसाइड डालते हैं, लेकिन किसान के पास टाइम नहीं होता है या वो जल्दी में होता है, वो सीड निकाल के वो पुड़िया बाहर फेंक देता है, 200 रुपए की पुड़िया आउट, वो टाइम नहीं निकालता। तो सीड ट्रीटमेंट, मेरा किसान भाइयों से कहना है कि प्लीज सीड ट्रीटमेंट आप जरूर करें। आपकी जो शिकायत है कि जर्मिनेशन कम हुआ है, 70% है, 60% है, वो आपकी 50% दूर हो जाएगी। आपका जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट से अच्छा होगा। सीड ट्रीटमेंट से सीड को बल मिलेगा, ताकतवर बनेगा, तो अच्छा पौधा निकलेगा, अच्छा पौधा निकलेगा तो अच्छी फसल उगेगी। दूसरा, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वेदर की, कभी बारिश ज्यादा है, कभी कम है। अब हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया है जिसके लिए उनको कम से कम पद्म विभूषण तो मिलना चाहिए, लेकिन वो हिंदुस्तान में देर में मिलता है, ब्रॉडबैंड फरो। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जो ज्यादा बारिश हो तो भी अच्छा काम करेगा, मतलब अच्छा किसान का भला करेगा, कम बारिश हो तो भी अच्छा भला करेगा। ब्रॉडबैंड फरो में कम बारिश होगी तो भी आपको पानी मिलाएगा, पर्याप्त मॉइस्चर मिलेगा, ज्यादा पानी बरसेगा तो पानी ज्यादा बाहर निकल जाएगा। तो ब्रॉडबैंड फरो का इस्तेमाल जहां तक हो सके किसानों को करना चाहिए। समस्या थोड़ी सी प्रैक्टिकल है कि टाइम बहुत कम होता है, इतने ब्रॉडबैंड फरो कहाँ से लाएंगे। अब यहाँ पे सरकार सामने आती है। सरकार को चाहिए या ऐसी संस्थाएं जिनके पास पैसे हैं उनको चाहिए कि ढेर सारे ब्रॉडबैंड फरो कम्युनिटी लेवल पे उपलब्ध कराएं। जैसे एक गांव में पंचायत को या किसानों को एक गांव में कम्युनिटी लेवल पे ढेर सारे ब्रॉडबैंड फरो दिए जाएं, ताकि जब सोइंग की विंडो है 5 दिन की, तो 5 दिन में हर किसान को ब्रॉडबैंड फरो से सोइंग करने का मौका मिल जाए। अभी वो नहीं मिल पाता है क्योंकि ब्रॉडबैंड फरो इतने सारे हैं नहीं। एक वो काम कर सकते हैं। तीसरा, मैंने जो देखा है किसानों को, वो जब दवाई खरीदने जाता है किसी दुकान पे तो वो दवाई नहीं खरीदता है जो वर्मा साहब बताते हैं, बिल्कुल नहीं। या इनको नहीं मालूम है कुछ भी। जो हमारे मेरे बगल में मेरे कोली गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनकी दुकान अगर दवाई की है तो ये बताते हैं कि अरे भाई मैं बोलता हूँ ना तू ये दवाई ले जा,
और इसको इतने पानी में इतनी जाके छिड़क दियो ढेर सारी, उससे फसल बढ़िया हो जाएगी। तो संजय गुप्ता जी जो पढ़ के आए हैं पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम दवाई कितनी डालनी है, लेकिन गुप्ता जी बता रहे हैं कि दवाई इतनी डाल देना, तो वो उतनी डालता है। किसान भाइयों, कृपया जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो 10-10, 20-20 साल से खेत में काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बात का विश्वास करिए। अगर वो कहते हैं कि आपको दवाई 100 ग्राम ही डालनी है, तो मेहरबानी करके 100 ग्राम ही डालिए। अगर आपको दिन में 2 रोटी खानी, 2 ही खाइए। 5 खाने से आपकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी, आपको 2 खाने से ही काम चलेगा। फिर उसके बाद लागत भी बचेगी किसान की, ऐसे भी बचेंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। तीसरा वो कहता है कि साहब सॉरी, इतनी सारी फेक बेईमान स्पूरियस कंपनियां, सॉरी सिंह साहब, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को सच बोलने से, किसी को मुझे फांसी पे चढ़ाना तो कोई बात नहीं। इतनी सारी फेक बेईमान स्पूरियस कंपनियां हिंदुस्तान में बन गई हैं जो कि टॉनिक बेच रही हैं। जैसे हम झोला साहब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, खांसी है तो वो कहता है ये शीशी पकड़ ले, शीशी में 70% चीनी होती है, 20% पानी होता है और 10% कुछ चूर्ण वूर्ण होता है। वो शीशी बेचता है और उसे डॉक्टर की कमीशन है, उसकी कमीशन है, उसकी कमीशन है। ये सब मत करिए। अगर कोई रियली कोई ऐसी चीज है जो वेजिटेशन ग्रोथ में या प्लांट ग्रोथ में उसको ताकतवर बनाती है, तो वो रिकमेंडेशन हमारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ना कि आप इसको ले सकते हैं। मार्केट में जो बिक रहा है कि आप ये ग्रोथ हार्मोन ले जाइए, ये ग्रोथ हार्मोन ले जाइए, आपकी सोयाबीन की फसल बढ़ जाएगी, उसके बुलावे में झांसे मत आए प्लीज। ये बहुत बड़ा रैकेट है और उसके झांसे में पड़ना जो है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है किसान भाइयों, उसको आप बिल्कुल मत करें। एक और आप जो सीड इस्तेमाल करते हैं वो हर 3 साल में रिप्लेस करना जरूरी है सर्टिफाइड सीड से। आप भी जानते हैं कि जवान आदमी जो है वो जवान आदमी ताकतवर होता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाता है सिंह साहब के मेरी तरह, तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, उसको पकड़ के चलना पड़ता है। तो अगर सीड आपका पहली साल आपने बोया तो वो ताकतवर सीड है। अगर आप उसी सीड को अगले साल बोएंगे, फिर अगले साल बोएंगे, फिर अगले साल बोएंगे, तो वो सीड कमजोर हो जाएगा और कमजोर सीड आपको अच्छी उपज नहीं दे सकता। तो आप 1 साल सर्टिफाइड सीड लीजिए, दूसरे साल अपना सीड उगाइए, तीसरे साल अपना सीड उगाइए, लेकिन चौथे साल आप उसको रिप्लेस जरूर करिए सर्टिफाइड सीड से, नहीं तो आपकी उपज बिल्कुल कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम 20% का फर्क पड़ता है अच्छे सीड से अच्छा सीड डालने से, तो उसको आप जरूर इस्तेमाल करिए। आप हर साल सोयाबीन बोते हैं, इस साल सोयाबीन, फिर सोयाबीन, फिर सोयाबीन, फिर सोयाबीन। जो इतना तो अभी क्या इंटरनेट से किसान भाई भी इतना समझ चुके हैं, जो आदमी कम पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि एक इवोल्यूशन होती है। ये जहां भी बायो शब्द आता है, जैविक, जहां भी कोई जीवित चीज है वो इवॉल्व करती है। अगर मैं रोज थोड़ी सी आर्सेनिक खाना शुरू कर दूं तो मैं साल भर में इस काबिल हो जाऊंगा कि आर्सेनिक की इतनी बड़ी पुड़िया खा के मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी जो है आर्सेनिक को धीरे धीरे इवॉल्व कर जाएगी, उसको सहन करना सीख जाएगी। तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपकी सोयाबीन की फसल जो है उसको फायदा नहीं होगा। तो चीजें इवॉल्व करती हैं, इसलिए आप जो है तीसरे साल चौथे साल कम से कम सोयाबीन हटा के दूसरी फसल बोइए, उसके बाद फिर सोयाबीन पे आ जाइए। हर साल सोयाबीन 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 से कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान होता है, आपकी सॉइल को फर्क पड़ता है और सोयाबीन की फसल बीमारी ज्यादा लग सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। क्रॉप रोटेशन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और ये क्या लिखा है, डोंट यूज सीड रिप्लेसमेंट, सीड ट्रीटमेंट। ओके, मेरे पास ये कुछ पॉइंट थे जो कि किसान भाइयों के लिए थे। बाकी अभी किसान बड़ा होशियार हो गया, उसको मालूम है कि भाव क्या चल रहा है, कहाँ कितना चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान रख के वैरायटी उस हिसाब से वो ये, और ये 4-5 चीजें अगर आप कर लेंगे तो मेरा पक्का ऐसा मानना है कि आपने अगर पिछले साल 1 टन की यील्ड आई थी आपकी, तो इस साल 1500 किलो जरूर आएगी, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। Can I speak? जी। मैं संजय जी के शुरू में इन्होंने वक्तव्य दिया था, हम इतनी सारी रिसर्च करते हैं लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचते हैं जी। एक्चुअली यही काम हम कर रहे हैं डॉक्टर संजय गुप्ता, यही काम हम कर रहे हैं कि आपकी लैब की रिसर्च फाइंडिंग, चाहे डॉक्टर वर्मा की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, किस समय क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने बड़ा एक थोड़ा समय लगा है,
लेकिन हमने इवॉल्व किया है कि किसान कहाँ पर है, उसकी मिट्टी कैसी है और वहाँ का वेदर क्या होने वाला है 10 दिन का, उसको फसल सलाह में मिल जाता है। यदि वो बताता है कि मैं सोयाबीन उगाने वाला हूँ और यदि वो मध्य प्रदेश में है, तो जो हमारे नॉलेज में वैरायटीज जो अभी आपने बताया, शायद उसकी पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो वैरायटीज हैं, ये किस्में हैं, ये आपके लगाने लायक हैं। मैं उतना डीपली नहीं बताता कि लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी जो 90 दिन के बाद की होगी उसमें आप दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, वो वैरायटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन किसान जानता है, किसान एक दिन भी अपने ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना चाहता, ये मेरा सोचना है। और दूसरी चीज है कि किसान जो हमारी जो प्रोडक्शन, पाठक साहब ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितना है, 1200 किलो या 1.2 क्विंटल्स, वेर एज अमेरिका में 3.5-4, ब्राजील में उतना है। हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? पाठक साहब बड़ा बढ़िया समराइज किया। या हम कर पाते हैं जो करना चाहिए, नहीं करते हैं जो करना चाहिए, या वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है सर पाठक साहब, कि हम किसानों को हम पूछते हैं कि भाई किस दिन तुम लगा रहे हो, वो डेट ऑफ सोइंग ऐप में हमारे डालता है, तो उस समय से उस वैरायटी का क्रॉप कैलेंडर मेरे यहाँ चालू हो जाता है। हम पूरी क्रॉप की मॉडल चलाते हैं पीछे में यहाँ पे, और बेस्ड ऑन डेट ऑफ सोइंग आगे 5 दिन में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है उस वैरायटी के लिए, वो एडवाइजरी उसको ऑटोमेटिकली जाती है। उस लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए हमको डॉक्टर संजय गुप्ता और डॉक्टर वर्मा से मदद चाहिए होगी। मैं इनसे टच में रहूँगा, क्योंकि जो नई वैरायटीज पिछले 1-2 साल में आई है, जिसका शायद हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया है, वो हम अभी अब नहीं कर सकते, अभी आपने नहीं दिया, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है हम फसल सलाह के द्वारा जितने किसान हमसे जुड़ सकते हैं, आपके माध्यम से या पाठक साहब के माध्यम से हम जुड़ना चाहेंगे। दूसरी चीज़ डॉक्टर संजय गुप्ता और डॉक्टर वर्मा, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ, हम किसानों से खास करके जब फूल आते हैं, फ्लावरिंग स्टेज है, उसके बाद से बराबर हफ्ते हफ्ते उनको बोलते हैं कि हमको क्रॉप की पिक्चर भेजो। उस क्रॉप की पिक्चर से हमको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि यील्ड कितना होगा उसका पर एकड़ यील्ड। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, और उस यील्ड को हम निकाल सकते हैं कि इसकी 1200 होगी किलो या 800 किलो होगी, 1400 होगी या 2000 होगी। उसका अंदाज़ा यहाँ से बैठे बैठे हमको मिल जाता है। उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन हम नहीं करवा पाते, शायद इसमें हमारी मदद पाठक साहब करें या आप साइंटिस्ट लोग करें, क्योंकि हमारी इतनी ग्राउंड रीच नहीं है, ना हमारे पास इतनी फंडिंग है कि हम लोग उसको कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ये सब जो आपके लैब में जो आपकी 20-30 साल की रिसर्च है, वो किसानों को स्पेसिफिकली उसके एरिया में, उसके गांव में, उसके प्लॉट तक पहुंचे। यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, यदि एक किसान 2 प्लॉट में 2 वैरायटीज लगाता है तो 2 एडवाइजरी जाती है। एक ही वैरायटी है और डेट ऑफ सोइंग अलग अलग है, तो 2 एडवाइजरी जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक ग्रेजुलेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत जरूर आती है, उसके लिए आपके हम लोग को सहयोग चाहिए। लेकिन जो पाठक साहब ने मोटा मोटी बात बोली, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको सब किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान फसल सलाह में हमसे जुड़ें, और उनको हम ताकि सही एडवाइजरी दें। और ये हम मुफ्त में दे रहे हैं सेवा, हम उनसे कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं इसका काम के लिए। ये हमारा उद्देश्य है कि यदि साइंस हमने पढ़ी है तो उसका फायदा किसानों तक पहुंचे, ये हम कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा सिंह साहब आपका ये वेंचर है। सोपा डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो किसानों की मदद करती है उसमें आपके साथ है। हमारा तो एम ही ये है कि किसानों की उपज बढ़े, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि अभी सोयाबीन के ऊपर एक बड़ा क्या कहना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि सोयाबीन हम उगाएं ही क्यों।
मुझे ये कहते हुए बड़ा क्षोभ हो रहा है कि हमारी एक साथी इंडस्ट्री बॉडी ने ये कह दिया कि सोयाबीन उगाना जो है वो क्रिमिनल वेस्ट क्राइम है। तो हम सोयाबीन क्यों उगाएं? ये हमला सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी उपज कम है। यानी उनका कहना ये है कि क्योंकि बच्चा नहलाने से पानी गंदा हो गया है तो बच्चे को क्यों नहलाएं, फेंक दें इसको। आई एम सरप्राइज। लेकिन सिंह साहब आपके साथ मिलके और हमारे संजय गुप्ता जी और बाकी साइंटिस्ट, हम सबको मिलके ये समझाना पड़ेगा कि हमको सोयाबीन की जरूरत है और कॉमर्शियली इसलिए जरूरत है कि करीब 1 लाख करोड़ का हम सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सोयाबीन नहीं उगाएंगे तो 1 लाख करोड़ हम सोयाबीन मील इंपोर्ट करेंगे। अभी हम 1.5 से 2 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हम क्या क्या इंपोर्ट करेंगे। और अभी ये यूक्रेन रशिया वार ने युद्ध ने हमको समझाया है कि खाने की चीज तो अपनी होनी चाहिए। सारी दुनिया के तो दौड़ रहे, हमारे पास रोटी नहीं है। इजिप्ट में ब्रेड बनाने के लिए गेहूं नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं। कम से कम अगर हमने सोयाबीन नहीं उगाई तो हमारी ये मुर्गी क्या खाएगी, ये हमारा। अच्छा, सोयाबीन तो प्रोटीन क्रॉप है, 18% तेल भी निकलता है। सोयाबीन के और फायदे हैं, किसान भाइयों को तो पता होना चाहिए कि सोयाबीन से सिर्फ मुर्गी का दाना नहीं बनता है, और चीजें बनती हैं जो कि वो अपने घर में कर सकते हैं। तो ये हम सबको मिलके शायद कुछ ऐसा एक कैंपेन थोड़ा चलाना पड़ेगा कि सोयाबीन के ऊपर जो खामखा का एक खतरा मंडरा रहा है वो दूर हो और हम इसकी उपज बढ़ाने में कामयाब हो। किसान की आमदनी बढ़ेगी तो इस पे ये जो लोग कहते हैं कि इंपोर्ट कर लो सब कुछ, ये भी खत्म होगा। हालांकि जिन लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इंपोर्ट में है, क्विक बक बनाना कि हमको पैसा कमाना है, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। इंपोर्ट करने में फायदा है, आज इंपोर्ट करो 50 रुपए में, कल 55 में तो फायदा। लेकिन एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये कोई वेटिकन नहीं है या कोई मलावी नहीं है जहाँ पे इतने लोग रहते हों। यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो हम इसमें अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे खाने के तेल में और अपनी जरूरत की चीजों में, तो बहुत ही कोई बुरा नतीजा निकलने वाला है। इसलिए हमको इसमें लगे रहना चाहिए। और सिंह साहब, मैं बिल्कुल सोपा आपके साथ है पूरी तरह से, जहाँ कहीं भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं करेंगे। और मैं संजय के बारे में कह सकता हूँ और हमारे ISR में कि जो इनकी अभी डायरेक्टर साहिबा हैं वो इसी काम में लगी रहती हैं कि कितने और लोगों को साथ में जोड़ के कन्वर्ज करके सोयाबीन की खेती बढ़ाई जाए, उसकी उपज बढ़ाई जाए, एरिया एक्सपेंशन किया जाए, इसी काम में लगी रहती हैं। तो हम तो आपके साथ हैं बिल्कुल, आप भी साथ में लगिए और अब फिर आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है मेरा सपना 5 साल में कि एक 1500 किलो की यील्ड तो हो ही जाए, फिर 2000 की बात करेंगे। नहीं पाठक साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मैं तो उस समय से इन्वॉल्व हूँ ऑयल इंडस्ट्री में जब इंपोर्ट सबसे कम होता था। मैं एक वो शख्स हूँ जो पहला पाम ओलिन का शिपमेंट मलेशिया से लाया था। पहले इंडिया पाम ओलिन इंपोर्ट नहीं करता था और हम जाके लाए थे, वो भी 1977 में। उसके बाद से बढ़ा है इतना। अच्छा, उसके पहले क्या होता था, हम कोई खाद तेल इतना इंपोर्ट करते थे क्या? कुछ नहीं करते थे, खाली सोयाबीन करते थे या रेपसीड करते थे, और बाकी तेल हमारे पास ग्राउंडनट था, तिल था, मस्टर्ड था, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। अब दूसरे देश में पाम ऑयल इतना सस्ता है, मैं उसका भागीदार अपने को समझता हूँ कि मैं क्यों लाया, नहीं लाता उस समय, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल कंपल्सन थी, आप भी जानते हैं। तो अब वहाँ सस्ता होता है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री करीब करीब खत्म हो गई। सेव एंड एक्सेप्ट सोयाबीन ने एक रिवोल्यूशन ला दिया किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास करके। जबकि और सोपा ने इतना साथ दिया, सोपा इतनी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, इतने मिल आ गए आपके पास जो उसको प्रोसेस कर सके, उसको चला सके। पोल्ट्री इंडस्ट्री को आपने इतना सपोर्ट किया है। सनफ्लावर में क्या हुआ, सनफ्लावर में प्रोडक्शन बढ़ी फिर एकदम से घट गई, क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आई है उसकी साथ में। तो इस तरह की जो खाद्य तेल के ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारी, आप ठीक बोलते हैं कि बहुत लॉबी इस तरह की है भारतवर्ष में, जो चाहते हैं कि इंपोर्ट हो और उसके बाद किसान जो है कुछ भी वो लगा ले। ऐसी बात नहीं है, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमको आत्मनिर्भर बनना है, और अभी जो वर्तमान सरकार है मेरे ख्याल से इस बात को समझती है। वो पाम ऑयल भी इंडिया में उगाने की कोशिश कर रही है। अंडमान निकोबार मैंने देखा है, फिजिकली मैं गया हूँ, वो जो कुछ द्वीप है जहाँ पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है इंडोनेशिया का, करीब 300 मील दूर तो है। तो पूरी आपकी जो ज्योग्राफी है तो सपोर्ट कर सकती है।
इन्वायरमेंटल और दूसरी चीजें हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्रिजर्व लेकिन करना चाहते हैं, ये कितना जो प्रिजर्व करना चाहते हैं। इम्पोर्ट लॉबी लेकिन बहुत ताकतवर है, हाँ, ये ध्यान में रखना। नहीं नहीं, ये ध्यान में है, लेकिन फिर इंसाफ सनफ्लावर खत्म इसलिए नहीं हुआ कि हमको सनफ्लावर चाहिए नहीं था। पहले हम सनफ्लावर का तेल इस्तेमाल करते थे 4-5 लाख टन मुश्किल से, 10 लाख हेक्टेयर एरिया था। अभी वो एरिया घट के 1 लाख हेक्टेयर रह गया मुश्किल से, वो भी खत्म होने वाला है। और हम सनफ्लावर तेल इंपोर्ट करते हैं 25 लाख टन, यानी बताइए। 50 लाख टन हमको सनफ्लावर चाहिए अपनी लोकल डिमांड इस्तेमाल के लिए। ये सब इसलिए हुआ कि सनफ्लावर इंडस्ट्री यहाँ आई नहीं, या उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। हम कॉम्प्लेसेंट हो गए कि बाहर से मिल जाता तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेसेंसी। और अगर यही चीज आप सोयाबीन में लाने की कोशिश जारी है कि हम सोयाबीन क्यों उगाएं, लेकिन ये हमको ये चीजें, ये मुझे लगता नहीं कि कोशिश सफल होनी चाहिए। सोयाबीन की हमको जरूरत है, हमको उगाते रहना पड़ेगा, और उसको तभी संभव है जब अच्छी उपज ले, किसान भी बोले कि नहीं मुझे सोयाबीन उगानी है। फिर किसान की ताकत को कौन लगा सकता है? तो इस पे हम लोग साथ में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, एक इससे संबंधित क्वेश्चन मेरे पास है। आजकल एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा वो चला हुआ है, तो सोयाबीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी कुछ है, उसका क्या फायदा है, हमको कुछ बताएंगे डॉक्टर संजय गुप्ता या डॉक्टर वर्मा? हाँ, डॉक्टर राकेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए। जी, सोयाबीन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सर पॉसिबल है, सोयाबीन की खेती कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि सोयाबीन के लिए जो पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीरियल क्रॉप के जैसे नहीं होती है। तो यदि 5 से 10 टन गोबर की खाद डाली जाए, या पोल्ट्री 2.5 टन पोल्ट्री की खाद 2.5 टन डाली जाए, या अन्य सोर्सेज हैं जैसे रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे ऐसे अनुसंधान भी हुए हैं और अनुशंसाएं भी हैं, और अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उत्पादन में कोई गिरावट ज़्यादा आ नहीं रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट 25 किलो होती है, तो उससे पूरी हो जाती है, तो पॉसिबल है। हमारी मोस्टली जो सोयाबीन हम उगाते हैं उसमें केमिकल इतना कम इस्तेमाल होता है, वो ऑर्गेनिक वैसे ही पास हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे अगर, तो ये हो सकता है कि ईल्ड में कुछ जो नॉर्मल ईल्ड होनी चाहिए 2 टन की, जिसकी मैं बात करता हूँ, जो नॉर्मल अपने अच्छे किसान के आती है, ऑर्गेनिक में हो सकता है वो 2 टन नहीं हो, 1800 किलो हो, 1500 किलो, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सोयाबीन की क्रॉप, यानी किसी भी कोई भी क्रॉप सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जिंदा नहीं रह सकती, ये हमको मानना पड़ेगा। ऑर्गेनिक ऑब्वियसली ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनिक हो वो मुझे लगता नहीं कि संभव है। आई डोंट नो, साइंटिस्ट लोग बेहतर बताएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पूरी सोयाबीन ऑर्गेनिक उगाएं। वो जो सर जो आप उत्पादन में कमी बता रहे हैं वो शुरू में 1 या 2-3 साल तक रहती है, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन हाँ, जरूर 100% ऑर्गेनिक में यदि कुछ पोर्शन है इंटीग्रेटेड किया जाता है तो उसका तो बेहतर रिजल्ट आएगा, उसमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। 25% सप्लीमेंट करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से, या 50% करते हैं, तो उस प्रोपोर्शन में यील्ड और बढ़ेगी, तो वो तो फर्क आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े से एरियाज बनाने होंगे जहाँ पर कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हम करें। ऐसा नहीं है कि हम पूरे देश में ऑर्गेनिक को कर लें। जैसे हमारे पास में श्रीलंका का एग्जांपल है, जहाँ पर कि वो टोटली ऑर्गेनिक के लिए गए, और आज नॉर्थ ईस्ट में करिए, नॉर्थ ईस्ट में टोटली ऑर्गेनिक हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में टोटली है, वहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनिक है, वहाँ करिए ऑर्गेनिक, आराम से हो जाएगा वहाँ। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा था सर। मेरा प्रश्न ये था कि ऑर्गेनिक करें या इनऑर्गेनिक करें, आपको तो प्रोसेसिंग के लिए मिल में ले जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, फिर वहां पर ऑर्गेनिक का क्या मतलब रह जाता है? मैं ऑर्गेनिक के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए ऑर्गेनिक, लेकिन सोयाबीन में ऑर्गेनिक का औचित्य हमें नहीं दिखता है, फ्रैंकली। मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक का औचित्य मैं बताता हूँ। वर्ल्ड ओवर, इंडिया में तो अभी इसको फैट ही मानते हैं, मैं भी फैट समझता हूँ। दुनिया भर में एक बड़ा, जहाँ रिच कंट्रीज जिनके पास बहुत पैसे हैं और टाइम है, उनको एक बड़ा ये है कि कोई अब हमको नेचर की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसा उनको लगता है, शायद कुछ हद तक सही भी हो, कि जो चीज़ टोटली नेचुरल है, उगाई गई है, वो सेहत के लिए बेहतर है। और ऑर्गेनिक के नाम पे अगर सचमुच ऑर्गेनिक है, तो आपको दुनिया भर के मुल्कों में जो आपका सोयाबीन का दाम मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए है, तो ऑर्गेनिक सोयाबीन का दाम आपको 150 रुपए आराम से मिलेगा। अभी जो ऑर्गेनिक के नाम से जो सोयाबीन चाहिए मान लीजिए अमेरिका को,
तो जो सोयाबीन का मील जो हमारे यहाँ $700 का है, $750 का है, वो ऑर्गेनिक सोयाबीन का मील $1200 का है, आराम से बिकता है। तो ऑर्गेनिक का एक वो फायदा है, लेकिन जहां तक मास कन्वर्जन का सवाल है, उसके लिए ऑर्गेनिक ने एक एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, एक निश मार्केट के लिए, जैसे जब सिंह साहब खरीदने जाते हैं कोई चीज सुपर मार्केट में, तो वो देखते हैं कि ये 150 रुपए वाली है और ये 250 रुपए वाली है, तो 250 रुपए वाली उठा के ले आते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि 250 रुपए वाली क्यों है, क्योंकि उनके पास पैसे खरीदने के लिए हैं। फैड है ये, एक हमारी जो 0.1% रिच पॉपुलेशन है, उनको हमने आज ऑर्गेनिक खाया। माय सन ही टेल्स मी, पापा देखो मैं ये लेके आया ऑर्गेनिक है, क्या है भाई इसमें? 150 रुपए किलो, आप 15 रुपए। ओके, तो ये एक ऑर्गेनिक का एक चलन है, इसलिए है कि ऑर्गेनिक शायद अच्छा माना जाता है, शायद अच्छा होता भी है, लेकिन वो कितना हमको चाहिए, कितने परसेंट चाहिए, उस पर विचार करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का फायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉमर्शियल मार्केट में जो ऑर्गेनिक चीज है उसका बेहतर रिटर्न मिलता है, किसान को उससे डेफिनेटली बेहतर रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है ऑर्गेनिक के लिए। ये आपका सवाल था। जी 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 जी। दूसरा मेरा, सॉरी आप बोलिए। जी जी प्लीज प्लीज। हाँ, मैंने अपनी वार्ता में कहा था कि किसानों को नई वैरायटीज के नाम नहीं पता है, लेकिन किसानों को नाम भी अगर पता लग जाए तो इसके बाद में एक बहुत बड़ा गैप है कि किसानों को सीड कहाँ से मिले, किसानों को बीज कहाँ से मिले। ये इतना बड़ा गैप है जिसको कि हम और आप नहीं हल कर सकते। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ब्रीडर सीड जो कि सफिशिएंट होता है इंडिया में सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए, वो हम बना के भारत सरकार को दे देते हैं। अब ये सीड जो है वो 2 साइकिल्स में मल्टीप्लाई होके सर्टिफाइड सीड बनता है और ये किसानों तक पहुंचता है। लेकिन हमको आज तक नहीं पता लगता है कि ये जो हमने उनको दिया उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। सर्टिफाइड सीड की इतनी कमी रहती है कि फार्मर्स को सीड ही नहीं मिलता है। तो इसको देखते हुए हमारे जो निदेशक महोदया थी, उन्होंने भारत सरकार से लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो वैरायटी इस साल रिलीज हुई, आइडेंटिफाई हुई, उसका उन्होंने साउथ में 2 साइकिल्स में मल्टीप्लाई कराया। ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि किस तरह से हम सीड को फार्मर तक पहुंचा सकते हैं, और मल्टीप्लाई कराने के बाद में उस सीट को सेंट्रल जोन में, यानी कि अभी अपना एक कुंभ हुआ था, उसमें फार्मर्स के लिए बांटना शुरू किया। तो इस तरह के मॉडल्स जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि जैसे ही वैरायटी रिलीज हो रही है उसका सीड उसको अगले साल फार्मर्स को अवेलेबल हो रहा है, वरना हम लोगों की रिसर्च किसी भी हालत में आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि मैं सीड पे भी सुपर कुछ काम करता है। ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च का काम एक्चुअली रिसर्च करना ही है, और उनका मैंडेट ना तो एक्सटेंशन है ना सीड उपलब्ध कराना है, उनका काम रिसर्च करना है। ये अच्छी बात है कि वो ये गैप उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस पर भी काम कर रहे हैं, ताकि उनका काम नहीं फिर भी कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्योंकि प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए, तो उनसे मेरी सलाह ये है कि एरा गहरा नत्तू खेरा, एक कमरे में चलने वाली सीड कंपनियों सीड ना खरीदें। सीड आप अच्छी कंपनी हो, अच्छी वैरायटी हो, जिसका नाम हो, जिसको आप समझते हैं कि उसने सीड सही तरीके से उगाया, उसी से खरीदें। थोड़ा और अगर आप जानकारी चाहें तो सीड वाले से पूछें कि भाई तूने ये सीड जो लेके आया सर्टिफाइड, इसका फाउंडेशन का सोर्स क्या है, इसके फाउंडेशन का ग्रांट पे, मतलब इसका बीडर का सोर्स क्या है। और ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि जिसके पास सीड होता है उसको पता होता है कि इसका फादर कौन था, इसका ग्रैंडफादर कौन था, एक दाने का ही पता होता है। मेरे पास सीड है, मैं अपनी लैब से भी सीड लेके आता हूं, मैं आपको मुट्ठी भर का बता दूंगा कि ये वाला सीड इस किसान के यहाँ किस साल में उगाया गया था, और इसका फादर उस यूनिवर्सिटी से बीडर सीड के रूप में आया था, और उसका ग्रैंडफादर उस यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर सीड के रूप में था। तो पूरी चेन, पूरी ट्रेसिबिलिटी अवेलेबल है। किसान को सिर्फ ये है कि थोड़ा अपने आप को एजुकेट करना है कि मुझे सीड सही सोर्स से ही लेना है। और एक किसान कुछ वैरायटी नोटिफाइड नहीं है या कुछ प्राइवेट वैरायटियां हैं, उनकी तरफ भागता है, इसलिए भागता है कि उसको लगता है कुछ नया आया है, मैं करके देखूं। अब प्राइवेट नई वैरायटियों में कोई समस्या नहीं है,
प्राइवेट लोग भी सीड में काम कर रहे हैं। और अगर कोई अच्छी कंपनी है जिसके पास अच्छा ब्रीडर है और जिसने अच्छा रिजल्ट प्लान लेकर कोई अच्छा सीड डेवलप किया है, उसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो रहा है कि JS 335 सीड, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लिया किसी IASR का, एक सीड लिया दूसरा किसी और इंस्टीट्यूट का, दोनों को क्रॉस करके कोई कागज पेपर वर्क करके थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक चेंज करके उसने अपना नाम रख दिया कि मेरे सीट का नाम रॉयल 335 है, और किसान भागता है लेने के लिए, रॉयल 335 सीट मुझे चाहिए। असल में वो सीट रॉयल 335 नहीं है, वो वही JS 335 है, लेकिन रॉयल 335 सीट 1.5 गुने भाव में मिल रहा है, 2 गुने में वो लाता है, 1-2 साल लगाता है, फिजल आउट हो जाता है। बिना नाम के ऐसे बहुत सारे सीड मार्केट में चल रहे हैं जिनका कहीं कोई वो नहीं कहाँ से आया, इसका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लेकिन वो सीड ऐसे मार्केट में है। किसानों को चाहिए कि ऐसे सीड पे विश्वास न करें, अच्छी कंपनी का है, उसका सोर्स मालूम है, डेफिनेटली खरीदें उसको। अदरवाइज नोटिफाइड है कि नहीं ये जरूर इंश्योर करें और तभी सीड खरीदें, और अच्छी कंपनी से अच्छे सोर्स से ही सीड खरीदें। जी पाठक साहब जी, एक बीज के संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी हमने देखा है पिछले जब भी किसान खेत पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो जो बीज दर है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कभी 120-130 केजी हेक्टेयर की 2 गुना 2.5 गुना बीज दर इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। उतना बीज इस्तेमाल नहीं करें, उससे पहला तो आपकी लागत है वो 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए डबल सीड करके आपका लागत बढ़ गया, आज बीज 10-15 हजार रुपए क्विंटल मिलता है बाजार में। और दूसरा उसके नुकसान क्या है कि यदि आपने बीज दर ज्यादा इस्तेमाल कर ली है तो कभी कभी एफलन की समस्या होती है। फिर वो कहते हैं कि हमारे खेत में तो कोड ही नहीं लगी, क्योंकि वो ग्रोथ करके आपस में कंपटीशन करते हैं। बहुत ज्यादा जनसंख्या, पौधों की संख्या होती है तो आपस में वो कंपटीशन करके बढ़वार हो जाती है उनकी, उसमें फलियां नहीं लगती हैं। तीसरा उसका कारण है कि उसमें रोग और जो कीट है उनका जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, बीमारियां ज्यादा लगती हैं, कीड़े ज्यादा लगते हैं, तो फलियां नहीं लगती हैं। तो बीज का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। जो मध्यम दाने वाली जो किस्में हैं उनका 65 केजी पर हेक्टेयर इस्तेमाल करें। जैसे छोटे दाने वाली है JS 9752 वेरायटी है, उसका 45 केजी या 50 किलो तक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बोर्ड है उसका प्रवर बढ़ा सकते हैं, लेकिन 65 से 70 केजी हमारा जनरल जो रिकमेंडेशन है उसी का इस्तेमाल करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये छोटी चीजें लेकिन ये बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उत्पादन भी कम होता है, लागत भी बढ़ जाती है, बीमारियां भी आती है। और इस बीज का एक जो नेक्स्ट जो है, जो सर ने पहले बताया था, बीजोपचार अवश्य करें। वो 3 स्टेप में करें, फंजीसाइड से करें पहले, फिर इंसेक्टिसाइड से करें और फिर कल्चर। वो फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो, PSP हो या राइजोबियम कल्चर जो जेपोनिक का आता है, वो 5-5 ग्राम कर सकते हैं पर केजी। इसका जो एकेट रिकमेंडेशन है उस पर। और जो फंजीसाइड में वो पायराक्लोस्टाबिन प्लस थायोफिनेट मिथाइल आता है, वो 3 ग्राम पर केजी सीड से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड में थायोमेथोक्सन। तो इनका बीजोपचार जरूर अवश्य करें और उसके बाद बुआई करें। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो भी समस्याएं इसमें मुझे इस चर्चा में जो समझ आई हैं वो ये कि मूल समस्या यही है कि किसान तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती। इतनी अच्छी वैरायटीज विकसित हो रही हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी हमारे जो संस्थान है, जो अनुसंधान कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, उससे संबंधित बहुत अच्छी उम्दा किस्म बनाई जा रही हैं और अच्छी पैदावार उनसे ली जा सकती है। जैसा कि पाठक साहब ने कहा, 2 टन तक पैदावार ली जा सकती है, लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि किसान तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही। और फसल सलाह का यही उद्देश्य है कि किसानों तक उनकी जरूरत की जानकारी हर किसान के लिए, कि उसको क्या चाहिए, पूरे समुदाय को नहीं, पूरे गांव को नहीं, उस पर्टिकुलर किसान को उसके खेत के मुताबिक कौन सी किस्म उसको उगानी चाहिए, उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, ये जानकारी पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। जैसा कि पाठक साहब आपने शुरुआत में कहा था जब रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले, आप भी इसी समस्या पर कुछ ध्यान अपना दिलाना चाह रहे थे। अभी मेरे दिमाग में कुछ आया है कि मैं सिंह साहब से कहूँगा कि सिंह साहब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये जो बातें अभी निकल के आई हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये ऐसे है कि झूठ बोलना पाप है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये हम सबको मालूम है।
आप किसी लाइब्रेरी पे जाओ, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी फिर बताना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। तो एक ऐसा सिंप्लीफाइड एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें ये जो आज चर्चा निकल के आई है ढेर सारी, कि ये ऐसा हार्ड हिटिंग प्रोजेक्ट हो कि किसान को जैसे कहते डंडा मार के सिखाया जा रहा है कि तुमको ये करना है। अभी क्या है, कभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, कुछ वहाँ से आ रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो एक्सटेंशन मशीनरी है जो स्टेट से रन होती है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, एक्सटेंशन के अलावा भी कुछ काम होते हैं, तो वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा। हम लोग उसमें सप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतने साधन तो है नहीं ना, सिंह साहब का इतने साधन है, 500-700 करोड़ रुपए नहीं है ना आपके पास, और मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उस पर थोड़ा एक मैं अभी चर्चा करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इस पे। मेरे दिमाग में कुछ है, अभी आया है कि उस पर कुछ काम करते हैं। मे बी एक टर्निंग पॉइंट होगा किसानों तक चीजें पहुंचाने में। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका सही आपने कहा। अभी पिछले हफ्ते ही हमने बासमती राइस के ऊपर एक इसी तरह का सेमिनार किया, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, और कि कौन सी वैरायटी की बात की, अभी एकदम से नई वैरायटीज आ गई, इन्होंने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए जिसके लिए कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ पाठक साहब ने आपने ये कहा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फालतू के खाद और फालतू के ग्रोथ रेगुलेटर अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स बेच रहे हैं, उससे भी वार्न करना किसानों को बहुत जरूरी है। उसे एज ए अभियान, एज ए जैसे भी कहें, हम लोग तो करेंगे। दूसरा हम ये करने जा रहे हैं आफ्टर टॉकिंग टुडे कि हम एक इंटरफेस आप लोग को दे देंगे कि यदि आपके हिसाब से ये लगता है कि कुछ अभी किसानों को जाना चाहिए, तो आप हमको बताइए, उसको इमीडिएटली वो किसानों तक पहुंच जाएगा। आपको मध्य प्रदेश से किसानों को भेजना है या सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को भेजना है या कि फलाने डिस्ट्रिक्ट को भेजना है, उस हिसाब से जो किसान वहाँ हमारे साथ जुड़े हैं उन तक तो हम जरूर पहुँचा देंगे आपकी बात। कि इस तरह की कोई नोटिस में आपके आए, अनयूजुअल चीज़ हो, तो आप ज़रूर बताएं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करके, ये कैपेबिलिटी है हमारे ऐप में कि उसको हम उसको यूज़ करते हुए किसानों तक आपके संवाद को डायरेक्टली पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक है, और हमारे अच्छी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ICR इसमें हमारे साथ हैं बिल्कुल। तो जो टेक्निकल एडवाइस चाहिए वो हमेशा अवेलेबल है, तो इस पर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शर्मिष्ठा, आपने बहुत अच्छा संचालन किया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे किसानों को हमारी इस चर्चा से भी काफ़ी लाभप्रद जानकारी उनको मिलेगी, और अब जो बुआई वो करना शुरू करेंगे सोयाबीन की, तो इन बातों का ध्यान रख के उम्मीद है इस बार वो बेहतर पैदावार ले सकेंगे। और इसके अलावा समय पर जो जानकारी चाहिए, चाहे वो मौसम की है या कौन सा कीटनाशक डालना है, कब पानी लगाना है, कब किन-किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए वो फसल सलाह ऐप की मदद हमेशा ले सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।